हेलो बच्चों, हमारी जो एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज चल रही है उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों किंगडम फंजाई। तो फंजाई को आपको अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है। स्पेशली मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो लाइंस जिन पर क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। एनसीईआरटी की एक लाइन जब आप पढ़ते हो तो आप ऑर्डिनरीली आगे बढ़ जाते हो, है ना। हमें करना क्या चाहिए कि एक लाइन पढ़ने के बाद एक छोटा सा पॉज लेना है और दिमाग पे ये प्रेशर डालना है कि इस लाइन पर क्वेश्चन एनसीईआरटी से किस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे ना तो इससे आपका एनसीईआरटी पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों फंजाई की। तो फंजाई जो है इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो पहली चीज तो अपने को ये याद रखना है कि दे आर ऑल यूकैरियोट्स एंड ऑल आर मल्टी सेलुलर। यीस्ट एक एक्सेप्शन है यहां पर, सैक्रोमाइसिस यानी कि यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है, किंतु इसकी सारी एफिनिटीज जो हैं फंजाई से रिलेटेड हैं, इसीलिए विटकर ने इसको प्रोटिस्टा में नहीं भेजा। इनफैक्ट ये रोने लगा बहुत ज्यादा तेज आंसुओं से कि सर मेरे को मत ले जाओ, मेरे को मत भेजो। इसलिए विटकर को दया आ गई, उसने कहा चल तेरे तू भी क्या याद करेगा, तुझे छोड़ते हैं, है ना। बाकी की सारी जितनी फंजाई हैं सारी की सारी फिलामेंटस होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, ये याद रखना। ये लाइन भी एनसीईआरटी में आगे आएगी तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो जितनी भी फंजाई होती हैं ये सारी की सारी हेट्रोट्रॉफिक है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने को याद रखना है। ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, नॉन क्लोरोफिलस है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, दे आर ऑल हेट्रोट्रॉफ। अब जब हेट्रोट्रॉफ होंगी तो इसका मतलब कैसी होंगी बच्चों? दो तरीके की होंगी, या तो ये सेप्रोफाइट हो सकती है या फिर ये पैरासाइट हो सकती है। सेप्रोफाइट का मतलब दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। गले सड़े मटेरियल से, ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड जो है वो डराइव कर रही हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि एगेरिकस, जैसे आप मशरूम कहते हो, तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले रहा है। किंतु दूसरी तरफ आप देखो पैरासाइट जो बीमारी फैला सकती है, ऐसी बहुत सारी फंगस है हमारे अंदर। रिंग वॉर्म है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी हैं, जैसे एल्बुगो कैंडिडा है, मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज करता है। अस्टिलेगो ट्रिटिसाई आपने नाम सुना होगा, वीट के अंदर ये स्मट डिसीज कॉज करता है। तो फंजाई जो होती हैं या तो वो सेप्रोफाइट है, नॉन पैरासिटिक है, यानी कि बीमारी नहीं फैलाएंगी और अपना फूड जो है डेड एंड डिकेइंग से लेंगी, और दूसरी जो वो पैरासाइट है। तो ये याद रखना है। तो फंजाई या क्या है? फुल्ली द वर्ड ऑफ हेट्रोट्रॉफ है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे किंगडम का नाम बताओ जिसमें सभी मेंबर्स हेट्रोट्रॉफ हैं, तो आउटराइटली आपको फंजाई का नाम लगाना है, ठीक है। ऑप्शन में यदि एनिमल्स हो तो थोड़ा सा संभल करके करना है, क्योंकि एनिमल्स भी सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन बनाएंगे नहीं वो, है ना, कुछ ना कुछ बचा करके जरूर देंगे। जैसे ऑप्शन में दे दिया उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, तो इसमें फिर आपका आंसर पूरी तरह से फंजाई जाएगा, क्योंकि बाकी के तीनों में आपको ऑटोट्रॉफ भी मिल सकते हैं, और प्लांट्स तो सारे ऑटोट्रॉफ होते ही है। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग है वो आपको मॉइस्ट ब्रेड पर, रोटन फ्रूट्स पर, या कहीं पर भी जहां से भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिले, इवन डंग पर ग्रो कर जाती है। द कॉमन मशरूम दैट यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर दे आर ऑल फंजाई, है ना। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए, ये तो कोई ऐसी खास चीज नहीं है, अपन आगे चलते हैं। रस्ट कॉजिंग जो फंगस है उसका नाम है बच्चों पक्सीनिया। तो ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रस्ट कॉजिंग फंगस। तो अपने को आंसर क्या लगाना है? पक्सीनिया। पूरी जो इसकी स्पीशीज है दैट इज ग्रैमिनिस, है ना। ग्रैमिनी फैमिली होती है ना, पोएसी भी इसको अपन कहते हैं, जिसमें ये वीट वगैरह सब आते हैं, राइस। तो पक्सीनिया जो है ये वीट के ऊपर पैरासाइट है ना। कौन सी डिसीज कॉज करता है? डिसीज का नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज ब्लैक रस्ट। तो कौन सी डिसीज है? ब्लैक रस्ट, जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस गेहूं पे यानी कि वीट पर शो करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे आ सकता है। इसके अलावा पेंसिलियम का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये। तो बैक्टीरिया से नहीं मिली थी, हमें फंगस से मिली थी। चलिए अब यहां ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, मैंने अभी आपको बताया था सैक्रोमाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है, विच आर यूनिसेलुलर।
तो याद ये रखना है कि रेस्ट ऑफ द फंजाई, ऑल द फंजाई दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट, है ना। और बाकी की सारी फंजाई मल्टी सेलुलर भी है और साथ में कैसी हैं बच्चों, फिलामेंटस है। याद नहीं रहता मेरे भाई, नहीं रहता, लिखो कॉपी पे। ये जो फिलामेंट्स है ना, इन्हीं फिलामेंट्स को बेटा अपन बोलते हैं हाइफी। नोट कर लो, ये हाइफी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर में बोलेंगे तो हाइफा बोलेंगे, ई लगा दिया तो हाइफी हो गया। प्रोनाउंसिएशन भी आप लोगों को प्रॉपर आना चाहिए। तो हाइफी है क्या, ये छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, लंबे हैं, स्लेंडर हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये किसी भी फंगस की मेन बॉडी को बनाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और नेटवर्क ऑफ हाइफी जो है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है हाइफी जिनको हम कह रहे हैं, इनका जो बंच बन जाता है, ऐसे समझ लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा जब गर्ल्स अपने बाल बनाती हैं, अपने हेयर कॉम करती हैं, तो बालों का एक गुच्छा सा गिर जाता है ना, बाल टूट टूट करके नीचे गिर जाते हैं, तो वो आपस में एक बंच बना लेते हैं, गुच्छा सा बना लेते हैं, एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही एक माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो माइसीलियम बड़ी चीज है और हाइफा छोटी चीज है, हाइफा उसकी यूनिट है। तो एक क्वेश्चन बनता है, माइसीलियम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, हाइफी है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इसको नोट कर लीजिए। हाइफी और माइसीलियम में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, फिर मैं बता दे रहा हूं। बहुत सारे हाइफी जो हैं, हाइफी है ना, इनको ऐड कर दीजिए इनफाइनाइट नंबर में, दे विल गिव यू माइसीलियम, है ना। तो ये माइसीलियम आपको दे देंगे। तो माइसीलियम बड़ा स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसको। हाइफी जो है ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, है ना। मैं एक डायग्राम से आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये कोई फिलामेंट है या एक सिंगल हाइफी है, ये दूसरा हाइफी है। कुछ हाइफी तो ऐसे होते हैं जिनमें बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं होती है ना, कोई दीवार नहीं होती बीच में, कंटिन्यूअस होता है इनका साइटोप्लाज्म, बीच में न्यूक्लियाई पड़े रहते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरीके के जो हाइफी हैं, है ना, इन हाइफी को अपन बोलते हैं बेटा सीनोसाइटिक हाइफी। ये वर्ड एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको भूल मत जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सीनोसाइटिक हाइफी। तो सीनोसाइटिक कौन सा है, जो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो, कई सारे न्यूक्लियाई आपको इसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में क्रॉस वॉल्स नहीं है। इनको एसेप्टेट भी बोल सकते हैं, एसेप्टेट बोल लीजिए या सीनोसाइटिक बोल लीजिए, एक ही बात है। दूसरी तरफ वो है जो कैसे है बच्चों, बीच बीच में वॉल्स है ना। तो सेप्टा लगे हुए हैं बीच बीच में, सिंगुलर बोलेंगे सेप्टम। सेप्टम का मतलब ये जो वॉल्स हैं बीच बीच में। तो इससे जो हाइफी है वो छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड हो गया है ना। और हर एक चैम्बर में आपको एक एक न्यूक्लियस नजर आएगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हुए भी चैम्बर में डिवाइडेड है, ठीक है। इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते नहीं है, क्योंकि चैम्बर में एक ही न्यूक्लियस है, जबकि यहां पर बीच में ऐसा कोई क्रॉस पार्टीशन, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये सीनोसाइटिक है। तो इसको अपन बोलेंगे बच्चों सेप्टेट। क्या बोलेंगे इसको, तो इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी और अलग अलग जो फंजाई की क्लासेस हैं उनमें अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो दूसरे तरीके की फंजाई हैं वो उनमें सेप्टी पाए जाते हैं या क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं। सीनोसाइटिक में कोई क्रॉस वॉल नहीं होती। ये डिफरेंस दोनों के बीच में आपको याद रखना है। एक और खास बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो ये कि सारी की सारी फंजाई जो होती हैं दे आर प्रोवाइडेड विद ए सेल वॉल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो सब पे होती है, हमारे पे भी है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं। जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया पे सेल वॉल होती है, उसी तरह से फंजाई के पास भी सेल वॉल है। डिफरेंस क्या है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो बेटा काइटिन की बनी हुई है। उसका जो चीफ कंपोनेंट है वो काइटिन है। साथ में कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी रहते हैं जो एनसीईआरटी कह रही है। तो याद रखना यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा एनसीईआरटी वाला, कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन ओनली। ये एक ऑप्शन वो जरूर देंगे। मैं स्पेसिफिकली बहुत प्रेशराइज करके बोल रहा हूं, काइटिन ओनली। प्लीज इस पे मत चले जाना गलती से भी। साथ में देंगे काइटिन प्लस सेलुलोज, मत जाना। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, यस ये आपका आंसर होगा, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। काइटिन प्लस म्यूरिन, ये भी एक ऑप्शन आएगा, या काइटिन प्लस पेप्टाइडोग्लाइकन। बहुत सारे बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकन और काइटिन दोनों पे लगा जाएंगे, नहीं करना। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है ना, फंजाई में नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा केवल काइटिन नहीं है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स है। हालांकि चीफ कंपोनेंट काइटिन ही होता है।
है ना, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। चलिए, तो ये चीज याद रखिएगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। कुछ बच्चे इसको चिटिन बोल देते हैं, तो डोंट कॉल इट चिटिन, इट शुड बी काइटिन। चलिए, नेक्स्ट है मोस्ट फंजाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक, सभी हेट्रोट्रॉफिक ही है। अब मोस्ट लिख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट इज दे आर सेप्रोफाइट्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, तो डोंट नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। लिविंग प्लांट्स और जो उस पर पैरासाइट हैं वो पैरासाइट्स की तरीके से काम करते हैं। हाँ, यहां जो इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ फंजाई जो होती हैं वो सिम्बायोंट भी होती हैं, एल्गी के साथ दोस्ती कर लेती हैं, एल्गी से बात करती हैं, देखो यार एल्गी हम खाना वाना नहीं बना सकते, प्लीज हमारी हेल्प करो। एल्गी ने कहा चलो भाई मैं हेल्प करूंगी, बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसने कहा जी वाटर एब्जॉर्ब करवाएंगे तुम्हारे लिए, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे तुम्हारे लिए, ऐसे ही थोड़ी है। तो दोस्ती हो गई एल्गी और फंजाई के बीच में, नाम हो गया बेटा उसका लाइकेन, है ना। क्रस्टोस, फोलियोस, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे, तो ये सब लाइकेन्स हैं। तो लाइकेन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं लाइकेन। किसी भी बेयर रॉक पर जब सबसे पहली बार कोई कम्युनिटी आती है तो वो लाइकेन ही होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ फंजाई जो होती हैं ये हायर प्लांट्स जो होते हैं ना, हायर प्लांट्स का मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इनकी रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो ऐसी फंजाई कहलाती है बेटा माइकोराइजा। माइको क्यों? क्योंकि माइको का मतलब ही फंजाई है ना। माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो माइकोराइजा, राइजा रूट्स के लिए, माइको फंजाई के लिए। तो याद रखिएगा ये जो फंगल एसोसिएशन है ये केवल हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ है, और हायर प्लांट्स की डेफिनेशन में केवल जिम्नो और एंजियो आएंगे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा नहीं आते। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव तरीके से भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, तो तीनों तरीके से होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट बॉडी है इसी का कोई पोर्शन नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है टूट करके, है ना, बडिंग के द्वारा या फिशन के द्वारा। तो इस तरीके का जो मेथड है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई के अंदर होता है उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम एसेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, और वो एसेक्सुअल स्पोर्स मोस्टली कौन से होते हैं बच्चों? कॉनिडिया, ठीक है, या जू स्पोर्स हो सकते हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं, किंतु दोनों तरह के स्पोर्स डिफरेंट हैं। तो इसीलिए एक को हम बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स और दूसरे को बोलेंगे हम सेक्सुअल स्पोर्स। किंतु जब हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई स्पोर वगैरह नहीं बनेगा, कोई गैमीट नहीं बन रही है, सिंपली फ्रेगमेंटेशन से जो मेन बॉडी है वो टूट जाती है, तो उससे नया प्लांट, नया फंगस बन सकता है। इसी तरह से फिशन के द्वारा बन सकती है या फिर वो बडिंग के द्वारा, और बडिंग इज वेरी कॉमन इन यीस्ट। यीस्ट में आप लोग देखते हो एक, जैसे ये यीस्ट है तो छोटी सी एक बड इसमें से बनेगी और फाइनली ये बड बड़ी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो डिटैच हो जाएंगे। तो दो सैक्रोमाइसिस यानी कि यीस्ट के जो फंगस है वो बन जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और अगला जो हमारा पेज है वो है, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट अ मिनट, ये हमारा था 8, नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 9। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों एसेक्सुअल स्पोर्स की। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है कॉनिडिया, बहुत सारी जगह ये मिलेंगे आपको देखने को, या फिर हो सकते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स या फिर जू स्पोर्स, है ना। तो याद रखिएगा कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ये सब एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। जू स्पोर्स से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो याद रखना, जू का मतलब यहां पर जाइगोट नहीं है, जू का मतलब है जो मूव कर सकें, ऐसे स्पोर्स जो चल फिर सकें, एक्टिवली पानी में मूव कर सकें, तो दे आर प्रोवाइडेड विद फ्लैजिलम। तो नोट कर लीजिए, जू स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जिनमें साथ में फ्लैजिलम अटैच होता है। यदि फ्लैजिलम अटैच नहीं है तो फिर वो कॉनिडिया है
है ना। कॉनिडिया इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं करते, ये पैसिवली मूव करते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा पैसिवली मूव करेंगे, एक्टिवली मूव नहीं कर सकते। किंतु जूस्पोर्स जो है ये एक्टिवली मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट होगी। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? oospores, ascospores और basidiospores, 3 तरीके के हैं। ये अलग अलग क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, है ना। तो वो क्लास जैसे oospores जो है ये आपको oomaicites या जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिलेंगे, ascospores आपको ascomycetes में देखने को मिलेंगे, और इसी तरह से basidiospores जो हैं ये आपको basidiomycetes में देखने को मिलेंगे। एक क्लास है फंजाई इम्परफेक्टाई, या जिसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज भी कहते हैं। याद रखिएगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्पोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा 3 तरीके के एनसीईआरटी में एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, कोई इसका निमोनिक बना लो, और 3 तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो ए सेक्सुअल के लिए ए पहले लगाइए, फिर सी लगाइए, एस लगाइए, जेड लगाइए, है ना, कोई निमोनिक बना लेना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में एस या एस फॉर सेक्सुअल, ओ फॉर oospore, ascospore फॉर ए एंड basidiospore फॉर बी। तो इसका कोई निमोनिक आप लोग अच्छे से बना लीजिए जिससे आप लोगों को याद रहे। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना जिनकी बात कर रहे हैं हम, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये खास तरीके के स्ट्रक्चर्स के अंदर पैदा होते हैं बच्चों। इन स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडी से घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बनने वाली जगह है, यानी कि जहां ये स्पोर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब फंजाई की जो लाइफ साइकिल है, किसी भी फंजाई की जो लाइफ साइकिल है, उसमें बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 3 बेसिक स्टेप्स देखने को आपको मिलेंगे, है ना। ये सेक्सुअल साइकिल की अपन बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें यू विल फाइंड 3 बेसिक स्टेप्स। पहला जो स्टेप है दैट इज प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप है कैरियोगेमी, और उसके बाद फिर देन आफ्टर इज मियोसिस। तो 3 स्टेप्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्वेश्चन नीट में जो आएगा वो सीक्वेंस पर आएगा। पहले वो दे देंगे कैरियोगेमी, फिर दे देंगे प्लाज्मोगेमी, फिर दे देंगे मियोसिस। एक दे देंगे माइटोसिस, बच्चा सोचता है माइटोसिस तो पहले होती है, फिर दे देंगे कैरियोगेमी, फिर कह देंगे प्लाज्मोगेमी, एक देंगे प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, और एक कुछ भी बना देंगे कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, फिर प्लाज्मोगेमी। तो ये ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी और फिर मियोसिस होगी। प्लाज्मोगेमी से घबराना नहीं है। प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, न्यूक्लियस का फ्यूजन है। और मियोसिस क्या है? क्योंकि जब आप फ्यूज करा रहे हो तो जो स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड हो जाएगा, उसकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, तो उसको रिस्टोर करने के लिए आपको नंबर आधा करना ही करना पड़ेगा। आपको मालूम है जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका, मियोसिस होगी ही होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीजें होनी ही होनी है, जाइगोट फॉर्मेशन या oospore फॉर्मेशन, या आप जो भी नाम दें उसको, फ्यूजन एटलीस्ट होगा ही होगा सेल्स का, और दूसरा काम क्या होगा? मियोसिस होगी ही होगी। इसके बिना ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये चीज नोट कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट समझ में आपके अच्छा आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको आपको समझा देता हूं किस तरीके से। एनसीईआरटी से ही चलेंगे, इधर उधर से नहीं समझाएंगे, आपको अलग से नहीं समझाएंगे, यहीं पे समझाएंगे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहती है, देन व्हाट हैपेंस? 2 हैप्लॉइड हाइफी। तो ये वर्ड जो है ना हैप्लॉइड, इस पर ध्यान नहीं देते अपन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हाइफी जो हैं ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, किंतु इनकी जब प्लॉइडी की आप बात करें, एज फार एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की आप लोग बात करें, तो वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे 2 हाइफी एक दूसरे के पास पास आते हैं और बात करते हैं, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, आर यू रेडी? दूसरा कहता है हाँ यार बिल्कुल रेडी। तो होता क्या है, इनके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एक दूसरे के सामने आमने होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ बल्ज करते हैं, एक दूसरे की तरफ अपना अपना पोर्शन जो है वो प्रोट्रूड करते हैं। दे कम टुगेदर एंड दे गेट फ्यूज। मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करता हूं हाउ दे गेट फ्यूज। जैसे ये एक हाइफी है, ठीक है, और ये भाई दूसरा हाइफी है।
दोनों के बीच में दोस्ती चल रही है, न्यूक्लियाई व्यूक्लियाई है, सेप्टेट बना लेते हैं इसको। ये सेप्टेट है, एक एक न्यूक्लियाई इनके पास है। अब देखो होगा क्या, यहां पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि इनका, यार ये तो छोटा हो जाएगा, एक सेकंड को, कोई बात नहीं मैं दोबारा बना दूंगा, है ना। अब जब ये एक दूसरे के पास पास आए तो फिर इनकी दोस्ती ज्यादा प्रगाढ़ हुई, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन इन्होंने प्रोट्यूट किया एक दूसरे की तरफ, ऐसे। ये इनका न्यूक्लियस है ना। वीडियो को पॉज कर करके आप डायग्राम बना लेना, मैं इसी डायग्राम में बना दे रहा हूं। फिर क्या होता है बच्चों, इनके बीच की जो वॉल है ना, वो आपस में डिसॉल्व हो जाएगी लाइक दिस। इनके बीच की वॉल का जो डिसॉल्व होना है ना, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। बिकॉज जैसे ही वॉल फ्यूज होगी, व्हाट विल हैपन, ए का और बी का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप एक चीज नोट करो कि ये जो सेल आपको बनी नजर आ रही है, मतलब एक प्रकार से नई सेल बन गई, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, तो यहां से यहां तक एक सिंगल सेल बन गई। यही बेटा जाइगोट है, इसी को आप जाइगोट बोल सकते हो या oosphere बोल सकते हो, वॉट एवर यू कॉल इट, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जाइगोट। और इसकी यदि हम न्यूक्लियाई की कंडीशन देखें तो इसमें दो न्यूक्लियाई अलग अलग पड़े हुए हैं, एक ये है, एक ए का है, एक बी का है। न्यूक्लियाई का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, तो अभी हुआ क्या, प्लाज्मोगेमी हुई केवल। तो अगला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन, और न्यूक्लियाई के फ्यूजन को अपन क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। तो बात समझ में आ गई, प्लाज्मोगेमी इट इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी। ठीक है, अब जब कैरियोगेमी हो गई तो यहां क्या कंडीशन बन गई बच्चों, ऐसे कंडीशन बन गई। थोड़ा सा जरा इसको मैं बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमारी सेल थी, अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई थे बच्चों, ये आपस में फ्यूज हो गए और एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, है ना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। ये बन गया आपका जाइगोट। अब क्योंकि ये डिप्लॉइड है और जो अगले स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो हमें क्या करने हैं, हैप्लॉइड बनाने हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। तो पहला स्टेप क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप कैरियोगेमी, और तीसरा स्टेप क्या हो गया, मियोसिस, है ना। मियोसिस से फिर स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम मियोस्पोर्स बोलेंगे, जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये चीज अपने को बच्चों याद अच्छे से रख लेनी है, ठीक है। चलिए कम बैक टू, वापस से अपने वहीं पर आ जाते हैं जहां पर हम थे। तो ये एक जो बात थी वो यहां पर ये थी, जब मैंने ये वाली सेल बनाई थी ना जिसमें दो न्यूक्लियाई अलग अलग थे, एक ये और एक ये, यानी कि अभी कैरियोगेमी नहीं हुई है, केवल प्लाज्मोगेमी हुई है। उस कंडीशन में ये जो सेल है ये कैसी कहलाएगी बच्चों, डाई कैरियोटिक। ठीक है, तो नीट का क्वेश्चन क्या बनेगा, नीट का क्वेश्चन बनेगा इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी द सेल इज, ऑप्शन ए मोनोकैरियोटिक, बी डाइकैरियोटिक, सी टेट्राकैरियोटिक, या डी ए कैरियोटिक। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों, इसमें आंसर जाएगा आपका डाई कैरियोटिक, क्योंकि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद दोनों न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे, किंतु यहां प्लाज्मोगेमी की जगह इन्होंने दे दिया कैरियोगेमी, आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने दे दिया इमीडिएटली आफ्टर कैरियोगेमी द सेल इज, यहां पर भी बहुत बच्चे डाइकैरियोटिक लगाए जाते हैं, ये गलती बच्चे करते हैं, क्योंकि मैंने जब क्लासेस ली हैं तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे यहां डाइकैरियोटिक लिखते हैं। तो याद ये रखना, यहां कैरियोटिक नहीं आएगा, यहां फिर मोनोकैरियोटिक जाएगा, है ना। उस केस में आपका सही आंसर फिर मोनोकैरियोटिक हो जाएगा यदि यहां कैरियोगेमी दे रखा है, क्योंकि कैरियोगेमी का मतलब ही है दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन। वो हम लोग थोड़ा सा वो दिमाग से आपके साथ खेल कर जाते हैं, तो है ना, आप फंस जाते हो, तो फंसना नहीं है। चलिए कम बैक टू, तो मेरे ख्याल से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको फंजाई के अंदर बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा। जो स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस के बाद बनेंगे, तो याद रखिएगा वो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ये नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियोसिस हो रही है और मियोसिस के बाद स्पोर्स बन रहे हैं, तो याद रखना है
रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस एक ही बात होती है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। चलिए, और यदि वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है तो यार प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट जरूर लिखा करो। देखो कमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर जस्ट लाइक टॉनिक। तो मैं जब पढ़ता हूं कमेंट को, ठीक है मैं आंसर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बट आप ये मत सोचा करो कि सर पढ़ते नहीं है। कमेंट जरूर दो, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाने की स्टाइल आपको ठीक लग रही है कि नहीं, इस तरह की क्लासेस से आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आप बताओगे तभी तो मैं फर्दर इसको और एलेबोरेट करूंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो मुझे लगेगा यार इन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, मेरी मेहनत बेकार जा रही है, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा, फिर इसे बंद कर देंगे। ठीक है, मुझे मालूम है बोलोगे सर मत बंद करो, तो मुझे लिख करके बताओ भाई। दूसरा काम ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। देखो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो है ना, ये बहुत पैसा बना रहे हैं। ठीक है, इतना मम्मी पापा हार्ड अर्न मनी है तुम लोगों की। ठीक है, अभी पता नहीं मेडिकल कॉलेज कौन सा मिलेगा, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। तो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हर बच्चे को लगता है बेटा मुझे तो एएमसी मिलेगा, बट सबको मिलता तो नहीं है ना। तो हमें अपने मनी को सेव करना है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो लूट रहे हैं, इनकी लूट को ख़त्म करना है। मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना करके दे रहा हूँ। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, और इसमें एक ही काम आपको करना है जो आपके लेवल का है कि इनको अच्छे से देखना है, पढ़ना है और अपने दोस्तों को बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, उनको अपने सोशल मीडिया पर मेरे वीडियोस के लिंक को आप शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि सर का चैनल है कॉन्सेप्ट गुरुकुल, इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को फर्दर भेजो। तो ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, है ना। चलो, मुझे मालूम है तुम लोग ये जरूर करोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। भाई भाई भाई, बहुत जबरदस्त बात कह दी एनसीईआरटी ने। दे फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। मतलब क्या हो गया, तीन चीजें। क्या है तीन चीजें, नोट कर लो भाई। एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, नोट करो कॉपी पे, एक नंबर। दूसरा नंबर है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, भाई स्पोर बन कैसे रहा है ना, सेकंड। और तीसरी चीज है फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है ना, एस्कस है या बेसिडियम है, क्या है, कौन से हैं। ये तीन चीजें जो हैं दे फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो यही तीन पूछे जाएंगे, चौथा नहीं पूछा जाएगा, है ना। काइटिन होती है कि नहीं होती है ना, सीनोसाइटिक होता है, क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। यही तीन चीजें रट्टा मारना पड़ेगा यहां पर, पॉइंट बना लो। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके की है, और तीसरा फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। ये तीन चीजें जो हैं ये फंजाई के क्लासिफिकेशन का आधार है, बेसिस है, क्राइटेरिया है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। वैसे देखा जाए तो और भी दूसरे क्राइटेरिया हो सकते हैं और होते भी हैं, बट बात वही आ जाती है, पेपर तो एनसीईआरटी में से आना है, तो वही सही माना जाएगा, आप चिल्लाते रहना कितना भी, है ना। तो इसलिए बात वही आएगी। अब बात कर लेते हैं फाइकोमाइसिटीज, जो कि पहली क्लास है ना। टोटल जमा पूंजी बच्चों कितनी क्लासेज हैं, वैसे 7-8 क्लासेज होती हैं फंजाई का जो क्लासिफिकेशन एलेबोरेट करके जब किया जाता है हर क्लासेज में, किंतु आप लोगों के लेवल पे थैंक गॉड एनसीईआरटी ने बेटा केवल 4 क्लासेस दी हैं जो तुम्हारे लेवल की है, तुम्हारे मतलब की है। एक फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरी जो है वो है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी जो है वो है बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देयर आर ओनली 4 क्लासेस। 4 क्लासेस को समराइज बाद में मैं एक टेबल के थ्रू भी करूंगा, तो वो जरूर देखना ध्यान से। एक टेबल बना करके बताऊंगा आपको, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलो फाइकोमाइसिटीज की बात कर लें, तो दे आर ऑल एक्वेटिक इनहैबिटेड, क्वेश्चन नहीं आएगा। कहां मिलेंगे, डिकेइंग वुड पर मिलेंगे, डैम प्लेसेस पे मिलेंगे, और कुछ पैरासाइट भी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, एक फैकल्टेटिव होते हैं और एक ऑब्लिगेट होते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कुछ लोग नॉनवेज लेते हैं, कुछ नॉनवेज डेली लेते हैं, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं नहीं मिल रहा तो चल यार वेजिटेरियन पे भी काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, कोई दोस्त दावत दे देगा तो यार उस दिन नॉनवेज खा लेंगे। तो वही चीज है, ऑब्लिगेटरी जो है वो बिना अपने होस्ट के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनका सर्वाइवल होस्ट के साथ ही है, कंपलसरी है। यदि उन्हें जिंदा रहना है तो अपने होस्ट से ही खाना लेना है। फैकल्टेटिव वो होते हैं कि कभी कभी नॉन पैरासिटिक मोड में भी चले जाते हैं, ठीक है,
होस्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जिंदा बने रहते हैं, बाद में जब होस्ट आता है कंडीशन फेवरेबल होती है तो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे कैसे हैं, जो भी पैरासाइट हैं वो सारे के सारे ऑब्लिगेट वाले हैं। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो माइसीलियम कैसा है, ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम ये क्राइटेरिया था ना। तो माइसीलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टी न्यूक्लिएट होगा, बीच में सेप्टा नहीं होंगे, क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, तो यानी कि सीनोसाइटिक हो जाएगा। सीनोसिटिक हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे बताए थे मैंने आपको, दे आर प्रोवाइडेड विद अ फ्लैजिलम, है ना, 1 और 2 फ्लैजिलम, फ्लैजिला प्लूरल में बोलेंगे तो जू लग गया तो इसका मतलब दे आर एक्टिव, एक्टिवली मोबाइल, मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। और ए प्लानोस्पोर्स, ए लग गया, ए का मतलब मूवमेंट एब्सेंट है, यानी कि दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, सिमिलर टू कॉनिडिया, बट कॉनिडिया बोलते नहीं है, ए प्लानोस्पोर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। कंफ्यूजन किसी जगह नहीं होगा, मैं टेबल जब बताऊंगा तो उसमें कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। खास बात क्या कह रहे हैं कि स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एंडोजेनसली का मतलब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे 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 मैं आपको बताता हूं, यहां पे समझने की कोशिश करो। जैसे कोई ये स्ट्रक्चर है ना, यदि स्पोर इसके अंदर बन रहे हैं तो ये एंडोजेनस डेवलपमेंट हो गया, किंतु स्पोर इसके ऊपर बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, एयर में बन रहे हैं, खुले में बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो फिर ये एक्सोजेनस डेवलपमेंट हुआ। तो याद रखना है स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे, एंडोजेनसली, अंदर प्रोड्यूस होंगे। किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर विच इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया दिस इज स्पोरेंजियम एंड दे आर प्रोड्यूस इनसाइड दिस स्पोरेंज। इस वाले फिगर से कंफ्यूज मत करना जो एनसीईआरटी का ये वाला फिगर दे रखा है। देखो ये तो एगेरिकस का है, बेसिडियोमाइसिटीज का है, इसका है ही नहीं है। तो फाइकोमाइसिटीज में ये फिगर सामने देना ही नहीं चाहिए था, एनसीईआरटी गलती कर देती है, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये एगेरिकस का है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों है एस्परजिलस का, है ना। और हमें जो मतलब है अभी वो इस वाले स्ट्रक्चर से मतलब है ना। ये म्यूकर का फिगर है और ये म्यूकर इसका एग्जाम्पल मतलब फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। तो हम लोग अभी म्यूकर के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो जाइगोट मैंने बताया था ना, जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोस्पोर। वो दो गैमीट के फ्यूजन से होगा, सेम फिनोमिनन जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, वो सेम मैकेनिज्म है। जो फ्यूज करने वाले हाइफी हैं वो बिल्कुल एक जैसे भी हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को आइसोगैमस बोलेंगे, और थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, तब इसको एनाइसोगैमस या ओगैमस बोलेंगे। कोई खास चीज नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं आपको देखो याद रखने की टिप्स दे रहा हूं, नोट करना कॉपी पे। देखो बहुत सारी टिप्स दूंगा जब मैं आपको सारा पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, पूरे के पूरे सारे चैप्टर करा दूंगा 11th और 12th के। आप देखोगे आपके पास टिप्स का बहुत बड़ा खजाना डेवलप हो जाएगा। टिप इसमें क्या है, देखो मैं याद रखने की टिप बता रहा हूं। 4 क्लासेस बताई थी मैंने, टोटल 4 क्लासेस। तो पहली जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, केवल और केवल इसमें जो माइसीलियम है वो सीनोसाइटिक होता है या एसेप्टेट होता है, यानी कि बाकी की तीनों में, एस्कोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, तीनों के अंदर जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है, सेप्टेट यानी कि यूनिन्यूक्लिएट होता है। कोई उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होगी, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, चले तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स से हमें चीज दिमाग में बैठ जाती है। नाउ वी कम टू बच्चों एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सेक फंजाई, है ना। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक फंजाई किसको कहते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको, और इनके कॉमन नेम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। म्यूकर है ना, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एल्बुगो पैरासिटिक है, ठीक है, पूरा नाम है इसका एल्बुगो कैंडिडा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोपस। तो मस्टर्ड में ये व्हाइट रस्ट डिसीज कॉज करता है, नोट कर लीजिए, व्हाइट रस्ट। चलिए अब हम एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे थे, विच इज कॉमनली कॉल्ड सेक फंजाई। याद रखना इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, है ना। यहां पर कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं थी फाइकोमाइसिटीज में, कोई स्पेशल नहीं थी, जो कुछ था वो प्लांट बॉडी, ये सॉरी फंगल बॉडी थी।
एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो है एस्कस, इसीलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। एस्कस का प्लूरल होता है एसआई, ASCI। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? एसआई। तो ये आगे आएगा, ठीक है। सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, पेंसिलिन, ठीक है। और यूनिसेलुलर यीस्ट जो है वो इसी में आएगा। नोट कर लीजिए कि यीस्ट जो है इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, तो इसको भूलना नहीं है। सारे सेप्रोफाइट होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, या फिर कुछ पैरासाइट होते हैं, है ना। एक कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस वो होते हैं जो डंग के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे काऊ है, बुफेलो है, उसका जो डंग पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, तो उसे कॉप्रोफिलस कहते हैं। अब बात कर रहे हैं देखिए माइसीलियम की। हम लोग अगला पेज ले लेते हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट माइसीलियम। हाँ, माइसीलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइसीलियम अब कैसा होना चाहिए? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, माइसीलियम होना चाहिए सेप्टेट। कैसा होना चाहिए बच्चों? माइसीलियम, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो रहा है, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो माइसीलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, क्योंकि तीनों में होना ही है ऐसा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होगा, नोट कर लीजिए। कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, बता दिया था मैंने आपको, इनके पास कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं होता। एंड द पॉइंट इज दे आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे? कोनिडियोफोर्स के अंदर, के ऊपर, नॉट अंदर, है ना। एक्सोजिनस है ना, तो ऊपर पैदा होंगे, उसके अंदर पैदा नहीं होंगे। तो कोनिडियोफोर्स जो है ये कोनिडिया बियरिंग स्ट्रक्चर्स है ना, नोट कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव है, नोट कर लीजिए। कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। अब बात करें सेक्सुअल स्पोर्स की, तो सेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलेंगे एस्कोस्पोर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर कौन सा है? कोनिडिया है, जू स्पोर है, या एस्कोस्पोर है, या नन ऑफ दीज? तो आंसर जाएगा एस्कोस्पोर। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि एस्कोस्पोर्स जो है बच्चों, वो दे आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि वो फ्रूटिंग बॉडी यानी कि एसआई के अंदर पैदा होते हैं, तो वो एंडोजिनसली है। जबकि कोनिडिया जो है ये एस्कोस्पोर है। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको फंसा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस्कोमाइसिटीज? ये क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एस्कोमाइसिटीज? तो एक ऑप्शन ये बना देंगे कि कोनिडिया आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड वेयर एज एस्कोस्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। सही है, बट इसको घुमा कैसे देंगे? उल्टा कर देंगे। कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स बोथ आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन क्या दे देंगे? कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स बोथ आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। ये सी ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन क्या दे दिया इन्होंने? उल्टा कर दिया। कोनिडिया आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड और एस्कोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड। ये डी ऑप्शन दे दिया। पूछा इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? मैं बता रहा हूं भाई, जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा ध्यान से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, छोटी छोटी चीजें दिमाग से निकल ही जाती हैं, निकल ही जाती हैं। तो बहुत बारीकी के साथ हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। पतली सी किताब है, छोटी सी किताब है ना देखने में, किंतु यार इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन साथ के साथ बना करके एक आपको मैं रिहर्सल भी दे रहा हूँ, एक ये मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बनते कैसे, तो एनसीईआरटी को आपको पढ़ना कैसे चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगी। ठीक है, तो एसआई जो है खुद फ्रूटिंग बॉडीज हैं। एनसीईआरटी कह रही है वो एस्कोकार्प के अंदर प्रोड्यूस के अंदर लगे हुए रहते हैं, डिफरेंटली अरेंज रहते हैं, तो उसको भी फ्रूटिंग बॉडी का नाम दिया है। तो उससे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल पर जरूर आप लोग ध्यान दिया करो। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्परजिलस नोट कर लीजिएगा, है ना। क्लेविसेप्स, ये खतरनाक फंगस है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना क्लेविसेप्स परप्यूरिया का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या इससे खतरा हो सकता है ना। न्यूरोस्पोरा, जेनेटिक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है ये, है ना। जेनेटिक रिसर्च इस पर हुई थी। इसके साथ दो साइंटिस्ट का नाम भी जुड़ा हुआ है, बताना मेरे को। चलो मैं बता देता हूं, है ना। वीडले एंड टोटम,
ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जेनेटिक रिसर्च की थी न्यूरोस्पोरा क्रासा पे। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो ऑलरेडी बता दिया इन्होंने। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स दे आर ऑल्सो एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसी। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरल्स और ट्रफल्स विच आर एडिबल दे बिलोंग टू विच क्लास, तो आंसर शुड बी एस्कोमाइसिटीज। तो याद रखना, आर दे एडिबल और नॉट, तो एडिबल है, तो ये चीज भी याद रखनी है। चलिए, थोड़ा सा समय आपका और लेंगे और अब बात कर लेंगे बच्चा हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज की, है ना। छोटी सी है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। देखो, माइसीलियम सेप्टेट ही होना है, माइसीलियम में क्रॉस वॉल होनी है, ये बात अपने को पता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स होंगे, ये भी अपने को पता है, नाम से ही पता लगा लिया करो। देखो, इसी में छुपा हुआ है सब कुछ, बेसिडियो में, है ना। तो बेसिडियो स्पोर्स होने ही होने, ये याद रख लेना। चलो, अब बात कर लेते हैं कॉमनली दे आर कॉल्ड मशरूम्स। मशरूम हम लोगों ने बहुत सुना हुआ नाम है ना। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज है। पफ बॉल्स, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज है। तो कंफ्यूज मत होना, मोरल्स और ट्रफल्स जो हैं ये एस्को में आते हैं, जबकि पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई जो है ये बेसिडियो में आती है। मशरूम्स का तो हमने को याद रहता है। मोस्ट ऑफ देम दे आर सेप्रोफाइट्स, किंतु कुछ पैरासाइट भी होते हैं, जैसे स्मट वाला मैंने बताया था आपको, पक्षिनिया मैंने बताया था, स्टिलोगो, ये सब जो है ये पैरासाइट है। चलिए, कम बैक टू माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, कोई नई चीज नहीं है, हमें याद है, ठीक है। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होते भाई, थैंक गॉड। पूछो थैंक गॉड क्यों? अरे होता तो नाम याद करना पड़ता है यार उसका। चलो, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ए सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं दे आर नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपने को मालूम है कोई स्पोर बनते नहीं है, तो इसलिए उसको याद नहीं करना। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा टूट करके गिर गया, चल नया बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हैं भाई, देखो अब यहां कंफ्यूज मत करना, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, किंतु ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सेक्स ऑर्गन्स दे आर एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, क्योंकि प्लाज्मोगेमी हो रही है। कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं है ना, किंतु प्लाज्मोगेमी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। प्लाज्मोगेमी जब हो जाती है तो उसके बाद आपको मालूम है डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी और उसके बाद कैरियोगेमी, है ना। तो जब डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है तो उससे जो सेल है वो बेसिडियम का रूप ले लेती है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है, और उसी के अंदर बच्चों क्या प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स, क्योंकि कैरियोगेमी होगी, फिर उसके बाद मियोसिस होगी, और मियोसिस से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जो कि 4 होंगे नंबर में, इन्हीं को बेसिडियो स्पोर्स बोलेंगे। और वो जो हमारी सेल हुई थी ना जिसमें प्लाज्मोगेमी हुई थी, वो बेसिडियम का काम करेगी। तो बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो बेसिडियो, जैसे ये सेल बनी थी ना, तो स्पोर्स जो बनेंगे वो किनारे की तरफ बनेंगे, ऐसे ऐसे 4, तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हो गए। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन एक्सोजिनस है कौन एंडोजिनस है। देखो याद रखो, एस्कोस्पोर्स कैसे थे, एस्कोस्पोर्स एंडोजिनस थे, और ये कैसे हैं, एक्सोजिनस है। तो अगेन वही उसी तरह का क्वेश्चन एक और फिर बन सकता है, ये दोनों एक्सोजिनस होते हैं, दोनों एंडोजिनस होते हैं, एक एक्सोजिनस एंडोजिनस होता है, या एक एंडो या एक्सोजिनस होता है, तो ये भी याद रखना है। बेसिडिया जो हैं, यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन बेसिडियो कार्प्स, तो जो पूरा हाइफा था वो बेसिडियो कार्प की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये याद रखना है। कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर याद रखने हैं, एक तो एगेरिकस जिसको कहते हैं मशरूम, और एक है अस्टिलेगो जिसे स्मट डिसीज कॉज करता है वीट के अंदर, है ना, और एक पक्षिनिया, ये रस्ट डिसीज कॉज करता है, कौन सी रस्ट, ब्लैक रस्ट, पक्षिनिया ग्रैमिनिस इसका पूरा नाम है, मैंने अभी आपको बताया था। एक बहुत खतरनाक फंगस होती है बच्चों जो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करती है, मशरूम की कैटेगरी में आती है, उसका नाम है अमैनिटा मस्कारिया। देखने में बड़ी खूबसूरत है, यहां पर अभी मेरे पास उसका डायग्राम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। नेट पे सर्च करके देखना अमैनिटा मस्कारिया, भाई बहुत खूबसूरत है, देखते ही आपको इसको अपने हाथ में लेने का मन करेगा। डेडली पॉइजनस है, ठीक है, तो ऐसा मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती है ना, बहुत सी खूबसूरत चीज खतरनाक भी होती है, तो ये भी बच्चों हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्लास, 4th क्लास है, 4थी क्लास है बच्चों।
ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो भैया इसके बारे में क्या बताऊं आपको, ये अपना अस्तित्व आज भी खोज रही है, मतलब इसे पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, ये चीज ही अलग है। क्यों अलग है, मतलब देखते हैं। माइसीलियम सेप्टेट होगा कंफर्म। दूसरी खास बात है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन की बात तो छोड़िए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ले दे के एक ही चीज होगी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, कॉनिडिया के द्वारा, बस खत्म। तो इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्टाई इसलिए कि दे आर इम्परफेक्ट, दे डोंट नो व्हाट दे आर, पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, केवल वेजिटेटिव फेजेस रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन वगैरह के द्वारा, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल दे रखा है तो इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है, इस सबको छोड़ दीजिए, इनकी लिंकेजेस और वो हिस्टोरिकल है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी इनमें हुआ होगा या इनकी कोई परफेक्ट स्टेज बनी होगी। परफेक्ट स्टेज का मतलब सेक्सुअल स्टेज, तो शायद टेक्सोनोमिस्ट ने उनको कहां ट्रांसफर कर दिया, एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया होगा, ये मानते हुए कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। चलिए, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर कॉल्ड कोनिडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, हम जानते हैं, और कोई खास बात इसमें है नहीं। ये किस में मदद करती हैं, एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आर डिकम्पोजर्स, लिटर मतलब गंदी सड़ी जो गली चीजें होती हैं, है ना, और हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो बहुत ज्यादा ये सेप्रोफिटिक होते हैं और डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो फंजाई इज द वर्ड ऑफ डिकम्पोजर्स, आप कह सकते हो, पैरासाइट्स एंड डिकम्पोजर्स। तो एग्जाम्पल है इसका ऑल्टरनेरिया, आलू के अंदर डिसीज कॉज करता है ना, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, है ना। कॉलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, रिंगवॉर्म कॉज करता है ना। तो ये नाम याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक टेबल जो मैंने खुद बनाई है, अभी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा वो, तो वो भी तुम देख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। ये कंपैरेटिव एक चार्ट बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। किसके लिए बनाया है, केवल तुम्हारे लिए। चलो देख लेते। क्लासिफिकेशन है बेसिकली, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये 3 क्राइटेरिया थे, है ना। और डिवीजन किया गया है 4 क्लासेस में। 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं मेन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जो पहली क्लास है दैट इज जाइगोमाइसिटीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एनसीईआरटी में जो नाम दिया गया है वो जाइगोमाइसिटीज नहीं है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। तो आप फाइकोमाइसिटीज लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जाइगोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज एक ही बात है। अकेले इसी क्लास के अंदर जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट या सिनोसिटिक है। बाकी के तीनों में आप देखो, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, तीनों में सेप्टेट और ब्रांच्ड है, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, ब्रांचिंग होगी, इनमें ब्रांचिंग नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बताओ जल्दी से, इसके अंदर जू स्पोर्स थे या ए प्लानो स्पोर्स थे। याद रखना कोनिडिया वर्ड हमने फाइकोमाइसिटीज में यूज नहीं किया था, मैंने आपको बताया भी था। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं और ये वाले नॉन मोटाइल होते हैं। जबकि हम कंपैरेटिव भी पढ़ रहे हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो एस्कोमाइसिटीज जो हैं उनके अंदर जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स थे वो कोनिडिया थे, और आपको मालूम है ड्यूटेरोम में भी मैंने आपको कोनिडिया बताया था, अभी बताया था मैंने आपको। और दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, पैसिव होते हैं। और भाई के अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर तो मैंने आपको बताया कि भाई होते ही नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं, हमने थैंक गॉड भी बोला था। ठीक है, तो जो कुछ होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, चाहे आप इसे एसेक्सुअल बोल लीजिए या वेजिटेटिव बोल लीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स जो हैं वो, इसके अंदर जाइगोस्पोर्स हैं, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं, इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स हैं, बट इसके अंदर तो भाई है ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल टुगेदर एब्सेंट है। तो आई थिंक बहुत अच्छी टेबल है ये, इससे आपको नटशेल में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। यहां से देख लीजिए भाई, म्यूकर विच इज कॉल्ड पिन मोल्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एंड एल्बुगो जो कि मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट है। सैक्रोमाइसिस यीस्ट, ये एस्कोमाइसिटीज में आता है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, परप्यूरिया और न्यूरोस्पोरा क्रासा, पेंसिलियम नोटेटम, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये एस्कोमाइसिटीज के। बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की तो एगेरिकस, अस्टिलेगो,
पक्सिनिया, ये सब हैं। ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बच्चों इस तरीके से फंजाई खत्म हो गई है और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। छोटा छोटा किंगडम प्लांटी और एनिमल्स बचा हुआ है, बट वो हम लोग जब हम प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। तो अगला टॉपिक इस चैप्टर का है वायरस वायरॉइड्स वाला, उसका वीडियो मैं आपको कल या परसों में दे दूंगा। तो लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आपको मिलेंगी। मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और प्लीज़ प्लीज़ इनको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।